हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी फिजिक्स एंड मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको यहां पे मिलता है, जहां पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में यहां पे मिलते हैं। तो बात करते हैं बीएससी फिजिक्स के टॉपिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जितने भी वीडियोस हैं वो हमको आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप इसके प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं वो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल फॉर्मेशन और क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन होता कैसे है उसका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। तो वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिस्टल। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर या टी वेक्टर के बारे में। अब देखो ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एक इसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन स्पेस वी कंसीडर अ क्रिस्टल वेक्टर। हम यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं 2D प्लेन की, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक 2D प्लेन लेते हैं। तो ये जो 2D प्लेन है, इस 2D प्लेन के लिए अगर हम यहाँ पे इस टाइप का एक 2D प्लेन लेते हैं, तो इस 2D प्लेन में मैं अगर कोई भी एक पॉइंट लेता हूं P, तो ये जो P होता है इसकी हम लाइक पोजीशन जो है वो बताने के लिए क्या करता है, पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, जिसमें ये डिस्टेंस जो होती है जिसको हम एक्स डिस्टेंस कहते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको हम वाई डिस्टेंस कहते हैं। मतलब हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जब हमने लिया तो उस कंडीशन में हमने इसको पॉइंट को एड्रेस किया, मतलब पॉइंट का हमने लाइक पोजीशन बताया। तो अगर मैं बात करूं क्रिस्टल के लिए, तो जो क्रिस्टल होता है वो लैटिस और बेसिस से मिलके बनता है। ठीक है। अब लैटिस जो होता है, लैटिस के अंदर, ठीक है, लैटिसेस के अंदर जो होता है इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जो होता है उसमें क्या होता है, लैटिसेस जो होता है उसके अंदर पॉइंट होते हैं, या आप लैटिस इस टाइप से बनाते हैं और वो एक लाइक पैटर्न के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये इस टाइप का, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है इस टाइप का। तो ये जो लैटिस बना हुआ है, इस लैटिस के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक के रेस्पेक्ट में, ये लैटिस है, किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर जो है उसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया, यहां पे अगर मैं ए पॉइंट कहता हूं, यहाँ पे बी पॉइंट कहता हूं, तो इसके जो ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे वो हम यहाँ पे इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये इसको अगर मैं कह दूं u1, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि भाई ट्रांसलेशन वेक्टर होता क्या है। अगर हम ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में ट्रांसलेशन वेक्टर एक एल्जेब्रिक सम होता है पोजीशन और उस कोऑर्डिनेट के वेक्टर का। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, हम अगर बात करें टी वेक्टर की तो वो हो जाएगा n1 ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा n2 बी वेक्टर। अब देखो ये है क्या, एक्चुअली मैं अभी इनको समझाऊंगा। जैसे n3 सी वेक्टर, अगर हम 3 पॉइंट का लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसका एक और एग्जांपल मैं लेके आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में कुछ इस टाइप का एक लैटिस स्पेस आपको यहाँ पे दे रखा है। इस लैटिस स्पेस के अंदर n कितने हैं, 3 है। मतलब n मतलब ये पॉइंट्स कितने हैं, यहां से यहां तक 3 पॉइंट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट के लिए ले लेता हूं मैं, तो ये यहां पे इसको हम क्या कहेंगे ना, अगर मैं कहूं इस कंडीशन में, अगर हम बात कर लेते हैं पहले इस कंडीशन के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो ये वाले डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको हम कह देंगे ए वेक्टर। तो और ए वेक्टर है, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे बी वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, 1 2 3, n1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, या n2 इज इक्वल्स टू 3। मतलब इस टाइप से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। भाई देखो इतना डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसलेशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि पॉइंट को किसी एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट देता है। कोऑर्डिनेट कैसे होता है भाई, ट्रांसलेशन वेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो वेक्टर होता है, जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम ये कहते हैं।
अब मेन चीज है कि भाई अपने को तो इसका यूज करना है। अब यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में अपने को जानना है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि भाई ये जो n1 n2 है ना, यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर्स है। देखो n1 n2 n3 एक्सेट्रा जितने भी होंगे आर इंटीजर्स, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बारे में, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं परमिटिविटी वेक्टर। क्या कहते हैं, परमिटिव वेक्टर। क्या कहते हैं, ये होता है सॉरी नॉट परमिटिव, प्रिमिटिव वेक्टर, सॉरी फॉर दैट, प्रिमिटिव वेक्टर, परमिटिव वेक्टर नहीं प्रिमिटिव वेक्टर कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव वेक्टर। इसको हिंदी में अभाज्य सदिश भी कहते हैं। अलोंग, जैसे एक्स की बात, ए की बात करता है तो ये ओ एक्स के अलोंग हो जाएगा, बी की बात करते हैं तो ओ वाई के अलोंग हो जाएगा, और सी की बात करते हैं तो ओ जेड के अलोंग, क्योंकि 3D में बनता है ना, तो ओ जेड के अलोंग हो जाएगा। तो ये ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड एक्सिस के अलोंग बनने वाले प्रिमिटिव वेक्टर होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब n1 n2 तो इंटीजर्स हो गए, आगे बात। यूज क्या है इनका, इट इज यूज टू रिलेट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पे उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, मतलब उसका सारा इंट्रोडक्शन आता है, भाई ये कितनी डिस्टेंस पे है उस पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट की लाइक पोजीशन क्या है, वो सारी हमको पता चल जाती है 3D के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये इस टाइप का आपके पास में एक लैटिस स्पेस है, और इस लैटिस स्पेस के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लैटिस स्पेस है। तो इस लैटिस स्पेस में क्या होता है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ले लो, या फिर हम ये वाला ये पॉइंट ले लो। चलो इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में, और यहाँ पे बाहर एक ओ पॉइंट ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आगे अगेन ये वाला वेक्टर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो जब दो वेक्टर इस टाइप से चल रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा यहाँ पे, अगर हम इसके रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से चलेगा, मतलब ये दो ऐसे चल रहे हैं तो एक जस्ट उसके क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको हम कह देंगे आर वेक्टर। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन वेक्टर, और ये हो जाएगा यहाँ पे आर डैश वेक्टर। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे कि मैं कहता हूं कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से इस वेक्टर ना, इस पॉइंट P1 और P2 ये दो पॉइंट है, P1 पॉइंट तक के डिस्टेंस यानी कि OP वेक्टर जो है उसको मैंने R कह दिया, और भाई साहब OP2 वेक्टर है वो R डैश वेक्टर है। तो P1 P2 वेक्टर जो होगा उसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। ये जो वेक्टर आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर कहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेक्टर जो आएगा आपके पास में इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर क्या करेगा, आपस में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को रिलेट करेगा, यानी कि जो पॉइंट हम O से ले रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की बात हो रही है, इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की बात हो रही है, तो उन दोनों पॉइंट को रिलेट करने के लिए हम एक दूसरे पॉइंट का हेल्प लेते हैं। इस पॉइंट की हेल्प से हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस वेक्टर को हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। आई होप आपको ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर जो होगा वो आर डैश वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट है। अगर आप कहना चाहें कि भाई आर वेक्टर, अगर आप यहाँ पे आर वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर लेते हैं तो ये जस्ट इसका माइनस टी वेक्टर होगा, पर जनरली हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि ये जो ऊपर लिखा है ये इसका फॉर्मेट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे और कंडीशंस के बारे में। ये कंडीशन आपको याद में रखनी है। द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, जो रिजल्टेंट पॉइंट होगा उसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट पॉइंट। तो जो रिजल्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो टी वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट पॉइंट की पोजीशन को बताएगा, मतलब यहां से टी वेक्टर उन दोनों पॉइंट के बीच की जो पोजीशन है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पे टी क्या है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आर डैश वेक्टर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज द
आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हमने निकाला आर प्लस टी वेक्टर। तो यार इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर प्लस टी जो है वो हमारे पास में क्या है, एन वन ए वेक्टर, प्लस ये क्या होता है एन टू बी वेक्टर होता है, प्लस ये क्या होता है एन थ्री सी वेक्टर होता है। यानी कि ये इन एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सिस के वेक्टर्स होते हैं, और एन वन एन टू एन थ्री जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं। ये होता है ट्रांसलेशन वेक्टर। इस टाइप के कंडीशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इससे आर ना टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आर डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब हमको एक वैल्यू पता होती है तो हम किसी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम यहाँ पे किसी भी लाइक लैटिस के लिए, उसका लैटिस स्पेस के लिए हम यहाँ पे जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।